और ये जो हमारा सेशन है ये प्रेजेंटेड बाय पहाड़ी स्टोरी, साहित्य में कुमाऊनी संस्कृति और पर्वतीय परिवेश। उत्तराखंड का जो वर्तमान परिवेश है, जो पर्वतीय पहाड़ में जो बन रहा है, जो बिगड़ रहा है, जो अभी तक था, वो पुराना जो ध्वस्त हो रहा है, वो नया जो जुड़ रहा है, क्या वो सब कुछ हमारे साहित्य में आ पा रहा है या फिर हम केवल एक मुख्य धारा के साहित्य को ही लिख रहे हैं और केवल उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो वास्तव में बाजार पर आधारित हैं या फिर चल रही हैं, जिनमें ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं या व्यूअरशिप बढ़ती है। क्या वास्तविक परिवेश आ रहा है? कितना आज का साहित्यकार अपनी कुमाऊनी संस्कृति और परिवेश के साथ न्याय कर पा रहा है, ये मैं अनिल से संक्षेप में जानना चाहूँगी। धन्यवाद स्वाति, बहुत शुक्रिया अग्रज सविता मोहन जी का और तमाम जो दर्शक श्रोता हमको सुन रहे हैं उनका आभार। दरअसल जब हम कुमाऊनी परिवेश और साहित्य की बातें करते हैं तो परिवेश को लेकर के साहित्य की अवधारणा को मैं बहुत अलग तरह से देखता हूँ। मुझे ये लगता है कि एक तो परिवेश वो है आपके अगल बगल का पर्यावरण, पेड़ पहाड़ नदी जंगल, उसमें इंसानों की आवाजाही, इंसानों के साथ साथ तमाम तरह के जो चराचर अखिल जगत है उसकी आवाजाही का मामला है। क्योंकि हम हिमालय के बाशिंदे हैं और हिमालय के एक छोटे से जनपद कुमाऊं से हम आते हैं, क्योंकि हिमालय बहुत विस्तृत है, कई देशों की सीमाओं को छूता है, कई राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो अगर आप हिमालय के बारे में देखेंगे तो अतीत में भी हिमालय ने मुख्य धारा के साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया। अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवात्मा नामा हिमालय, ये कालिदास साहब कह रहे हैं। और इस हिमालय ने केवल वाणिज्यिक सामरिक रूप से ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से भारतीय मिथकों को प्रभावित किया है और हिमालय भी उनसे प्रभावित हुआ है। जब हम थोड़ा बाद में आते हैं तो हम देखते हैं जायसी अपने पद्मावत में कुमाऊं का जिक्र करते हैं। बहुत दूर एक गढ़ है, राजा कुमोदमणि उसके राजा है। उसके बाद उस्मान की चित्रावली, ये अपभ्रंश की बात हो रही है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भूषण जैसा कवि जो वीर रस का अकेला कवि है, जिसको कहा जाता है कि भूषण मतलब वीर रस को इस्टेब्लिश करता है, उसने कुमाऊं का जिक्र किया। और वहाँ से होते होते हम देखते हैं कि साहित्य में फिर छोटे नगरीकरण हुए, पूंजीवादी अनिवार्यताओं के चलते वहाँ से लिटरेचर निकलने शुरू हुए। शैलेश मटियानी के साहित्य को देखेंगे आप, गोपली गफूरन, क्योंकि उनकी सबसे फेमस कृति है जो हम जिनसे परिचित हुए हैं, पनार की नदी का जिक्र मिलता है। पनार की नदी के साथ साथ महिलाओं के उस दुर्दम जीवन का जिक्र मिलता है जिसमें वो घोड़े वालों के साथ घास लेते हुए लौट रही है घर को, फिर उसका संघर्ष है और किस तरह के संघर्ष है। परिवेश के साथ साथ जब परिवेश बदलता है तो केवल उसके जो कारण है वो नैसर्गिक नहीं होते, उसमें बाजार का हाथ होता है, उसमें स्ट्रक्चर का हाथ होता है। और स्ट्रक्चर किस तरह से प्ले कर रहा है हमारे नेचर के साथ, परिवेश के साथ, वो बहुत मायने रखता है। उसके बाद आप देखिए इधर आ जाते हैं मनोहर श्याम जोशी, फिर इधर हमारी पीढ़ी आती है और हमारी पीढ़ी से पहले वाली पीढ़ी में आप देखेंगे मनोहर श्याम जोशी आते हैं, उधर से आपके हिमांशु जोशी आते हैं। ये सब लोगों का जो साहित्य अलग अलग ढंग से, अलग समय में अलग अलग ढंग से पहाड़ के परिवेश को
देखने की, उसके खुर्द बुर्द करने की। शिवानी आ जाती है, गौरापंता, मतलब वो सब उन्होंने अपने अपने ढंग से इस परिवेश को देखा है। और ये परिवेश बहुत तरल परिवेश है। ये परिवेश बनता बिगड़ता, नई चीज़ों को जोड़ता हुआ यहाँ तक आया है। वह हिमालय जिसे अस्ति उत्तरश्याम जिसे देवात्मा नाम हिमालय कहा गया, उस हिमालय में जब विमर्श शुरू हुए तो उस हिमालय को लोगों ने अलग अलग ढंग से व्यक्त करना शुरू किया। और अब जो हमारे पास एक मजबूत दलित धारा दिखती है, उसने कहा कि हिमालय दलित है। तो अब आप देखिए कि कितना सब कुछ बदलते हुए कहाँ तक आ रहा है और किस किस तरह से हिमालयी परिवेश को हमारे लेखक बदल रहे हैं। अब मैं लंबे अनुभव जिनके पास है डॉक्टर सविता मोहन से जानना चाहूँगी, और हम ताकि आकलन कर सकें कि दोनों दृष्टियों में क्या अंतर है। जो कुमाऊनी संस्कृति और परिवेश है, वर्तमान समय में जो साहित्य लिखा जा रहा है, आप उसे कहाँ पाती हैं? कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो साहित्य में लक्षित होती हैं, और कौन से ऐसे बिंदु हैं जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने, सायास या अनायास हमसे छूट जा रहे हैं, उन पर आप प्रकाश डालेंगी? ये मेरा भी शहर है, जैसे आपका शहर है। नैनीताल में शिक्षा दीक्षा हुई और नौकरी करने के लिए मैं गढ़वाल चली गई। अल्मोड़ा और नैनीताल मेरे साथ वैसे जुड़े हुए हैं जैसे आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपने इस धरती में सपने बोए, मैंने भी इस धरती में सपने बोए, और सपने जैसे आप सबके सार्थक हुए, वैसे ही ये धरती इतनी उपजाऊ है कि सपने सार्थक कर देती है। अनिल कार्की ने जहाँ पर बात शुरू करी, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। चूँकि मैंने उत्तराखंड के विभिन्न पदों पर काम किया, इसलिए मैं अपनी बात को जब भी करती हूँ तो उत्तराखंड के संदर्भ में करती हूँ। मुझे लगता है चाहे वो गढ़वाल की पहाड़ियाँ हैं, चाहे कुमाऊँ की पहाड़ियाँ हैं, चाहे यहाँ कोसी नदी है, वहाँ भागीरथी है, यहाँ मानसरोवर है तो वहाँ गंगोत्री है, गौमुख है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ भाषा का अंतर है, कुछ रीति रिवाजों का अंतर है, कुछ हमारी परंपराओं का अंतर है। बल्कि मनुष्य तो दोनों जगह बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि दोनों की जगह समस्याएं एक जैसी हैं। दोनों जगह का उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए जितनी लड़ाई कुमाऊं में हुई, उतनी ही लड़ाई गढ़वाल में हुई। तो ये जब भी मैं बात करूंगी आपके सामने, तो मैं ऐसा करूंगी, पहाड़ की बात करूंगी, क्योंकि पहाड़ की समस्याएं किसी क्षेत्र विशेष की समस्याएं नहीं होती। पहाड़ की भाषाएं, चाहे वो भाषा हो, चाहे बोली हो, चाहे यहाँ का रीति रिवाज हो, चाहे यहाँ की सामाजिक समस्याएं हो, वो सारी की सारी कमोवेश बिल्कुल एक जैसी हुई है। कार्की जी नए युवक हैं, इन्होंने नए लोगों का नाम लिया, परंतु मैं तो गुमानी पंथ से शुरू करती हूँ, जिनके नाम से पहाड़ी कुमाऊनी साहित्य शुरू होता है। उमा पांडे का नाम लेती हूँ, छायावाद से। महादेवी वर्मा, पंत निराला से पहले जिनकी कविताएं जन जन तक पहुँच गई थी, वो उमा पांडे का नाम लेती हूँ। यदि गढ़वाल से लूँ तो मैं सबसे पहले मौला राम का नाम लेती हूँ। जिस मौला राम वो कवि हैं, आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने मौला राम का नाम सुना नहीं होगा। हमारे गढ़वाल का इतिहास जो भी आज तक लिखा गया है, मौला राम की जो ग्रंथावली है, मौला राम ग्रंथावली, वहाँ से शुरू होता है। मौला राम ने गढ़वाली राजाओं का पूरा इतिहास लिखा, और बाद के लोगों ने, जितने विद्वान थे, उन्होंने मौला राम की कहानी को ही इतिहास मान करके उसका हूबहू वैसे ही ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद हमारे वहाँ शिव प्रसाद डबराल, लक्ष्मी विलास डबराल, पार्थ सारथी डबराल हुए, तो यहाँ पंत जी हुए। मैंने जैसे कहा कि ये धरती ऐसी है कि जो इस धरती से पैदा हुआ, पंत ने छायावाद में सबसे पहले कविता लिखने वाले और पूरे विश्व रंगमंच कविता को पहचान बनाने वाले और पहुंचाने वाले अकेले सुमित्रानंद पंत जी हैं। शिवानी का नाम अपने आप में ले लिया है, मृणाल पांडे हो गए, मनोहर श्याम जोशी हो गए, शैलेश मटियानी का नाम, शेखर जोशी का नाम, किसके नाम लूँ? असल में ये सारे लोग संघर्ष से पैदा हुए थे, इसलिए इनके साहित्य में चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, शैलेश मटियानी का जीवन यदि लिया जाए, उसको पढ़ाएं बच्चे, यदि उनके जीवन के बारे में जाने। प्रश्न मैं पूछना भी चाहती थी कि आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं शैलेश मटियानी के काम को, पर्वतीय परिवेश को समाज के सामने लाने में? अद्भुत। शैलेश मटियानी के काम को मैं तो कहती हूँ कि विद्यार्थियों को उनका जीवन परिचय पढ़ाना चाहिए।
एक व्यक्ति इतने छोटे से बाड़े छिना से जाकर के विश्व रंगमंच पर उपन्यास लिखता है और फिल्म में जाकर के वहाँ बोरीवली से बम्बई तक की जो यात्रा है कई वर्ष सिर्फ ट्रेन में बिता देता है। अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या कर्म नहीं करता, क्या क्या काम नहीं करता, ये शैलेश मटियाने के काम है। पहाड़ के जीवन को जीते हुए उस व्यक्ति ने अपने जीवन को अपने साहित्य के द्वारा बंबई तक पहुंचाया है। हम लोग को उनका नाम का स्मरण करना चाहिए। अद्भुत कहानीकार, पूरी दुनिया में यदि पूरे भारतवर्ष की बात करूं, पूरे भारतवर्ष में यदि श्रेष्ठ कहानीकार गिने जाएंगे, श्रेष्ठ कवि गिने जाएंगे, तो वहाँ पर हमारे पहाड़ के कहानीकारों का, पहाड़ के कवियों का नाम आएगा। स्वाति की ही कविता को यहाँ पर सुनाती हूँ। सबसे पहले मैंने स्वाति से कहा कि मैं तेरी कविता से पहाड़ पर चढ़ना, अद्भुत कविता है। अनिल कार्की ने कहा कि मैंने तो ये कविता कई बार पढ़ी है और इस पर लिखा भी है। आप पढ़िएगा और जोर जोर से तालियां बजाइएगा। पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ने के लिए पीठ झुका चलना पड़ता है। पहाड़ पर चलने के लिए पीठ झुका कर चलना पड़ता है, देखना पड़ता है जमीन को। पहाड़ पर चढ़ने के लिए पीठ झुका कर चलना पड़ता है, देखना पड़ता है जमीन को, पर आंखें चोटी पर गड़ी रहती है। देखिए कितना अद्भुत चित्र है। पर आंखें चोटी पर गड़ी रहती हैं, ऊंचाई का अंदाज लगाकर खर्च करनी पड़ती है अपनी ताकत, इस तरह कि वह बनी रहे लगातार, बस बच सके चोटी तक पहुंचने तक। और उसके बाद भी पहाड़ की चढ़ाई पर संभालना पड़ता है खुद को, क्योंकि पहाड़ के नीचे गहरी गहराइयाँ होती हैं। धन्यवाद आपका। मैं ऐसे बीच बीच में आपको कविताएं सुनाती रहूँगी। मैं चूँकि साहित्य की विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं उत्तराखंड के जो श्रेष्ठ यशस्वी कवि हैं उनकी सारी कविताएं इन बच्चों के लिए लाई हूँ, उन दर्शकों के लिए लाई हूँ जिन्होंने पहाड़ी परिवेश और पहाड़ी साहित्य को और हिंदी साहित्य के उन यशस्वी कहानीकारों को, कवियों को नहीं सुना है। एक बात अनिल मैं कह दूँ यहाँ पे कथा साहित्य के बारे में, चाहे वो कुमाऊनी कथाकार हो, चाहे वो बटुए जी हो, मेरे गुरुदेव हैं बटुए जी हो, चाहे उधर सुभाष पंत हो, दोनों के स्वर एक जैसे क्यों हैं? इधर हरि सुमन बिष्ट भी वही लिख रहे हैं जो बटुए जी लिख रहे हैं, जो बटुए जी लिख रहे हैं वही सुभाष पंत लिख रहे हैं, वही मुकेश नौटियाल लिख रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि इन सारे पहाड़ का स्वर एक सा है, इसलिए एक सा है कि समस्याएं एक सी है। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपने कविता पढ़ी, और खुशी और भी बढ़ गई जब मैंने देखा कि सामने ये स्कूली विद्यार्थी बैठे हुए हैं और उन्होंने हमारे इस सत्र की बातचीत को सुना, कविता को सुना, क्योंकि ये संभावनाएं हैं, यही सपने हैं जो साहित्यकार देखता है, बोता है और पहाड़ में सींचना चाहता है। तो जिन सपनों को बोया गया पुराने साहित्यकारों के द्वारा कुमाऊनी संस्कृति और परिवेश के मद्देनज़र, और जो आज किया जा रहा है, अनिल मैं आपकी ओर मुखातिब होती हूँ। आपकी किताब है पलायन से पहले, तो आज के इस पलायन के दौर में जो साहित्यकार लिख रहे हैं, जो पहाड़ छोड़ चुके हैं, शहरों में बैठे हुए हैं, क्या वो न्याय कर पाते हैं अपने उस पहाड़ से, अपने उस कमाओं से जिसे वो कई साल पहले छोड़ आए, चाहे वो रोज़ी रोटी के लिए हो, चाहे वो अन्य कोई कारण हो? इस पर आप थोड़ी अपनी बात रखें। स्वाति, मुझे जो विषय था परिवेश और कुमाऊनी साहित्य को लेके था, और मैं हमेशा इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ कि एक ही परिवेश को 4-5 लोग अलग अलग ढंग से देखते हैं, क्योंकि अब हम विमर्शों के दौर में हैं। स्त्रियों ने इस परिवेश को कैसे देखा है, ऊंचा डाना नीचो है जो मैं इजू देखूं लो, स्त्रियां घास काटते हुए उसको ऐसे देख रही है, पुरुष इसको कैसे देख रहे हैं, और जो अस्मिताएं अब केंद्र पर आ रही है वो इसे कैसे देख रही है। इस पूरे परिवेश को ये हमको समझना होगा आज के समय में। एक बात तो ये है, और दूसरी बात जो आपका सवाल था कि क्या जो नए लोग हैं वो इसको कैसे लिख रहे हैं, मैं एक कहानी पर आता हूँ। शेखर जोशी की कहानी है, मेरे प्रिय कथाकार है दाजू। कहानी का जो अंत है वो यहाँ से शुरू होता है कि एक लड़का है जो एक मध्यवर्गीय शहरी जो पहले कुमाऊनी था,
उसको दाजू बोलता है क्योंकि वो होटल में वेटर है। कुछ दिनों तो उसको अच्छा लगता है और एक दिन अचानक उसके दोस्तों के सामने वो उसे दाजू बोल देता है, तो उसको लगता है ये कहाँ कौन सी भाषा बोल रहा है, तो उसके मुंह में एक थप्पड़ मार देता है और वो उसका जो वो बुरांस का जैसा उसका गाल लाल हो जाता है। तो ये देखिए ये कब हो रहा है कुमाऊनी कहानियों में, कुमाऊनी लेखकों की कहानियों में ये कब हो रहा है? ये कुमाऊनी कहानियों में तब हो रहा है 80 के दौर में, जिस समय कुमाऊनी कहानियां हैं। लेकिन दौर बदले हैं। 93 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो जो दुकान में जाने वाला था, जो उस होटल में जाने गया, वो ढूंढ रहा है कि हमारा कुमाऊनी बच्चा कहाँ है कि वो मुझे दाजू कहे, मैं उसे भुला कहूँ। ऐसा क्या था उससे पहले कि जिसमें अपनी भाषा के प्रति एक मध्यवर्गीय का इस तरह का रवैया था। अगर हम इस परिवेश की गहरी शिनाख्त करते हैं उस कहानी के माध्यम से, तो जो मोटा मोटा निकल करके आता है वो ये आता है कि एक खास किस्म की हीनता बोध है अपनी भाषा को लेकर के और अपनेपन को लेकर के, और अपनेपन में भी खासकर जो कामगार वर्ग है और जो थोड़ा सा कमाऊ वर्ग है उसको लेकर के। इस पूरी दृष्टि को 2000 के बाद जब उत्तराखंड राज्य बन गया, उसको 16 साल हो गए, मोहभंग की स्थिति से गुजर गए। 2013 में देवेन मवाड़ी का एक किताब आया जिसका नाम है मेरी यादों का पहाड़। उसको बहुत चर्चा मिली उस समय, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद नैनीताल समाचार में वो श्रृंखला के रूप में छपा था, तो ही वो लोकप्रिय काफी हो गया था। बहुत लंबे अंतराल के बाद इस तरह के गैप को भरा गया। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि किसी दूर दराज के जो पहाड़ों में रहने वाले लोग थे उनको ये कुछ नया लगा, क्योंकि इसकी जो भाषा है उसमें बहुत यादवाद है, उसमें स्मृतियाँ बहुत है, वो स्मृतियों का आख्यान है एक तरह से। उसी समय एक और किताब आई कुमाऊनी में, कुमाऊनी परिवेश की, जिसका नाम था माफ़ करना हे पिता, शंभू की। और उसी बीच एक मेरी भी किताब आई जिसका नाम था भ्यास कथा तथा अन्य कहानियाँ। और पहली बार उसमें खड़िया खदान पर बात हुई, बागेश्वर के खड़िया खदानों पर पहली बार उसमें बात हुई, शिलाजीत निकालने वाले रामी कठार पर। तो मतलब ये एक उदाहरण है, वो 3 किताबों का एक साथ। लेकिन मैंने देखा कि उस 2000 के बाद जो नई पीढ़ी बन रही है, भयानक मोहभंग के बाद, जिन आशाओं आस्थाओं के साथ इस परिवेश की लड़ाई लड़ी गई उत्तराखंड सेपरेट मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, उस परिवेश के साथ जो 16 साल का मोहभंग था वो हमारे युवाओं में फूटा। लवराज निकल के आए, और क्या कहते हैं, हर्ष काफर यही हैं, निकल के आए। तमाम सारे लोग निकल के आए जिन्होंने यहीं की ज़मीनों पर कविताएं रची, और आप उनमें से एक हैं। वो कविता इसी सीरीज की कविता है, लेकिन वो कविता ये है कि स्वाति की जो घसारन महिला है वो रोज़ पहाड़ फतह करती है लेकिन झंडा गाड़ के नहीं आती। ये पहाड़ों पर झंडा गाड़ने की जो समझ है ये तो अब आई है ग्लोबलाइजेशन के बाद, लेकिन उसको हमारे कवियों ने हर जगह, हर पहाड़ में, दुनिया के हर पहाड़ में उसको हमारे कवियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगर आप इस पूरी उसको देखेंगे रचना प्रक्रिया को, और रचना प्रक्रिया पीढ़ियों का होता है, उसमें कोई व्यक्तिगत नहीं होता। और जहाँ तक ये सवाल थी कि हिंदी धारा, कुमाऊनी लिखित धारा, दोनों अलग अलग चल रही है। कुमाऊनी लिखित धारा में जो सांस्कृतिक स्ट्रक्चर है या परिवेश है वो थोड़ा धीमा है अभी, उसमें उस तरह का एकदम से फ्लो नहीं है, आएगा उसमें, उम्मीद करते हैं हम, आ रहा है अभी। लेकिन क्योंकि हिंदी के साथ दिक्कत ये है कि उसको हमको उनके साथ चलना है, मेन स्ट्रीम के साथ, तो वहाँ ये साफ साफ नज़र आ रहा है और बड़े बदलाव हुए हैं। उन बदलावों को आप साहित्य में पकड़ सकते हैं। 2 कविताएं हैं बुरांस पर, एक है एक बुरांस कहीं खिलता है हरीश पांडे की, और एक स्वाति की बुरांस है। जब मैं परिवेश की बात कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि उस कविता के भीतर
एक स्त्री बुरांस को कैसे देख रही है और एक पुरुष कवि कैसे देख रहा है। ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं। और उसी बुरांस को, जैसे पलायन से पहले संग्रह की बात हुई, मैंने पलायन को किस तरह से देखा। दरअसल पलायन से पहले का मतलब यह है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं, पलायन है उनका भाषा से, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं, बचाने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं तो बदलने के मुंह में ग्रसित हूँ। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि चीज़ें बदलें और चीज़ें बहुत अच्छे से बदलें, उनमें विकृति मतलब उस तरह का ना हो, बदले चीज़ें और उनके एक नए फॉर्म आए। तो आप देखेंगे कि मेरा पलायन अलग है। उसी पलायन पर एक और कविता है, पलायन के दृष्टिकोण, साइड दृष्टिकोण। पलायन की 3 कविताएं साइड दृष्टिकोण से, मोहन मुक्त की। अब आप देखिए मैं किस तरह से उस पलायन को देख रहा हूँ, मोहन किस तरह से देख रहे हैं, या स्वाति अपने बुरांस को किस तरह से देख रहे हैं और हरीश पांडे किस तरह से। मतलब ये पढ़ा जाने का मामला है। अगर आप पढ़ेंगे तो उस परिवेश को उसी तरह देख पाएंगे कि कैसे कैसे परिवेश बदल रहे हैं कविताओं का। एक पहाड़ हर्ष काफर का पहाड़ है, एक पहाड़ जो पुराना शेखर जोशी का पहाड़ था, जो पंत की रचनाओं में दिखता है। हमारे बीच दिवा मैम बैठी हैं, मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी उनकी किताब कौंतली कथा, काफ़ी महत्वपूर्ण है जो नई किताब आई है, और उसमें हम झलकी पा सकते हैं कैसा अल्मोड़ा था, कैसा पहाड़ था। लेकिन मुझे अनिल, चूँकि आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में भी काम करते हैं जो कि बच्चों के बीच में जाकर काम कर रहा है, अब जबकि हर व्यक्ति पहाड़ को शोकेस कर रहा है ना। हम लोग अस्कोट आराकोट यात्रा में गए थे पिछले दिनों, और वहाँ मैंने देखा कि गांव की महिलाएं जो भी झोड़ी चांचरी अस्कोट आराकोट की टीम के सामने प्रस्तुत कर रही थी, अपनी किसी साथी को अपना फ़ोन दे रहे थे कि तू मेरी रील बनाना। तो अब वो हीनता बोध जिसका हमने जिक्र किया था वो कम हो रहा है, बल्कि एक शोकेस करना। कल के एक सत्र में ये बात आई थी कि कविता अब एक कमोडिटी बन गई है, आपको उसको मार्केटिंग करनी है उसकी, और कई लोग कर रहे हैं पहाड़ की मार्केटिंग, पहाड़ की रचनाओं की, यहाँ के परिवेश की। बाज़ार में आ गया है, सोशल मीडिया में आ गया है, लाइक्स मिल रहे हैं, व्यूज़ मिल रहे हैं। पर एक चैलेंज भी है कि क्या नई पीढ़ियों तक हम वास्तविक पहाड़ को उसके सभी सरोकारों के साथ पहुँचा पा रहे हैं, और यदि नहीं तो क्या आपको संभावनाएं दिखती हैं उस क्षेत्र में। बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। बार बार मैं उसी जगह लौटता हूँ, उदाजू कहानी पर। और आप देखेंगे 1994 के बाद जब पृथ्वी अधिवेशन हुआ, उसके बाद ऐसी कौन सी अचानक से बाढ़ आई कि पहाड़ पर स्थापित सारे एनजीओ भाषा के लिए, कल्चर के लिए, संस्कृति के लिए एकदम रोने लग गए और सब लोग खड़े हो गए, और अचानक से सिनारियो बदल गया पूरे पहाड़ का। उसके पीछे दरअसल ये है कि अर्थ समिट में जो कहा गया कि हिमालय मानव संसाधन की दृष्टि से बहुत संपन्न है और उसमें बहुत सारे खनिज हैं। दरअसल पहाड़ जो है आज से नहीं, महाभारत के दौर से राजाओं के बेटों के लिए स्वर्गारोहण की सीढ़ियाँ रही है, और आज भी वो राजाओं के बेटों के लिए स्वर्गारोहण की सीढ़ियाँ है। तो इसलिए जो है हमको ये लगता है कि मार्केटिंग वालों को बाजार दिख रहा है, वो उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन हमको हमेशा ऊपर से आ रही भ्रमित करने वाली रोशनियों के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। लेखकीय दायित्व के साथ हमको नीचे से मिल रहे उजाले के साथ खड़ा होना चाहिए, और नीचे से जो उजाला मिल रहा है जिसमें हमारे नए लोग लिख रहे हैं, मैंने जिक्र किया लवराज का, सचिन एक यहाँ है, हिमांशु है यहाँ, तमाम सारे जो नए पीढ़ी के लोग लिख रहे हैं वो दरअसल इसी के खिलाफ लिख रहे हैं। इस सत्र में हमने कविताओं पर बात की, लेकिन मुझे लग रहा है गद्य पर, पहाड़ पर जो महत्वपूर्ण गद्य लिखे गए हैं उस पर कुछ बातें सविता जी हमें अधिक विस्तार से बता सकती हैं। तो आप कुमाऊं पर और पार्वती परिवेश पर जो महत्वपूर्ण गद्यकारों का काम है उस पर थोड़ा सा हमें बताएंगे। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि उत्तराखंड के साहित्यकार पूरे विश्व में हैं। मैंने कई देशों की यात्रा करी, और जब भी मैंने शैलेश मटियानी, इलाचंद जोशी, स्मितानंद पंत का नाम लिया तो सब जानते थे। मैंने जब भी जगूड़ी जी का नाम लिया तब जानते थे, और जब मैंने अशोक पांडे के लप्पू झन्ना की बात करी तो विश्व में बहुत सारे लोग जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उन्होंने लप्पू झन्ना भी पढ़ा था। शिवानी तो विदेशों में खूब पढ़ी गई हैं, जहाँ भी हिंदी वाले हैं वो शिवानी मृणाल पांडे को पढ़ते हैं। बहुत सारी फिल्में जो पहाड़ी परिवेश में बने हैं,
उन फिल्मों को भी विदेशों में देखा जाता है, क्योंकि जो लोग पहाड़ के लोग बाहर बस गए हैं वो पहाड़ को फिल्मों के माध्यम से भी जानते हैं। जब उत्तराखंड राज्य बना तो उत्तराखंड राज्य के बनने के पीछे पहचान का संकट था। अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए हमने उत्तराखंड राज्य बनाया। और उत्तराखंड राज्य बनाने के बाद एकाएक क्या हुआ, जो बात अनिल जी भी कह रहे हैं कि निर्माण की बात आ गई। हमसे गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, किसी शहर से नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, अंधाधुंध पहाड़ों को खोदा जाने लगा, सड़कें बनाई जाने लगी, ऊपर का खेत उजड़ करके नीचे आया और ऊपर की मिट्टी नीचे आई, उसकी छन भी टूटी, गौशाला भी टूटी और वो मकान भी टूटा और सारा पहाड़ धूल में धंस गया। आप देखिए कि आप पहाड़ में किसी भी सड़क पे चले जाइए, आपको पहाड़ के आंसू की लंबी धारा दिखाई देती है। ये सारा जो विघटन हुआ, सड़कें जो बनी, इसने पहाड़ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है इस पर असर किया। मैं इस बात में ताजुब, जब मैं पहाड़ पर देख रही थी तो बहुत सारे उपन्यास मुझे मिले, बहुत सारी कहानियाँ मुझे मिली जिन्होंने पहाड़ के इस नवनिर्माण के खिलाफ लिखा है। इसमें मैं थोकदार किसी की नहीं सुनता, बटोही जी का नाम लेती हूँ। और बटोही जी ने जो ठेकेदार प्रथा चली यहाँ, 2 रुपए की चाय को किस तरह से 10 रुपए में बेचा जा सकता है, एक रात के टेंट की कीमत कितनी हो सकती है, वहाँ से लेकर के थोकदारों की पूरी कहानी, उत्तराखंड बनने की सारी विभीषिका और उत्तराखंड बनने का जो दृश्य हुआ, जो लूटपाट हुई, जैसे बंटवारा हुआ, जैसे चीज़ों का दोहन हुआ और ठेकेदार एकाएक पनपने लगे, इस कहानी को बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। ठीक ऐसे ही सुभाष पंत ने पहाड़ चोर उपन्यास लिखा कि कैसे एकाएक ठेकेदार पैदा हुए, नए नेता छुट भैया नेता बोलते हैं शायद उनको, छुट भैया नेता पैदा हुए, छोटे छोटे ठेका लेने लगे और वो पहाड़ की चोरी करने लगे। ये उनका स्वर भी है। सुभाष पंत जी का अंश लेती हूँ, देखिए सड़क की बात आ रही है। हाँ, पहाड़ चोर का अंश है। विस्फोट और धमाके झुल्लू खाल के जीवन का अंग बन गए। धमाका होता, पहाड़ कांपने लगता, चट्टानें टूटती और गर्द का गुबार आसमान में बिखर जाता, सूरज मटमेला पड़ जाता, पेड़ कराह कर गिरते, पंछी आतंकित होकर गर्द के गुबार में चक्कर लगाते और गर्द से थके पंखों के साथ फिर पेड़ों की टहनियों से सिर झुकाकर दुबक जाते। ये सुभाष पंत हैं अपने पहाड़ चोर पर। थोकदार किसी नहीं सुनता, बटोही जी का उपन्यास का एक अंश वो भी पढ़ रही हूँ। बद्री केदार के पांव तले भागीरथी, विष्णुगंगा, अलकनंदा, सरयू, पिंडर के बाद भारी भरकम पहाड़ी नदी पनार के किनारे बसा हुआ है तलचट्टी गांव। गांव तो अब बना 20-25 परिवारों की टूटी फूटी बस्ती थी और जिसमें कलवा थोकदार के बाप दादान सिंह का सिर्फ पक्का मकान था। बाहर के नक्शे को देखने पर उसके किसी उत्तरी हिस्से में अल्मोड़ा और चमोली के बीच एक बिंदु की तरह रहा होगा यह तलचट्टी का हंस। धीरे धीरे तलचट्टी टूटने लगी, खत्म होने लगी और सड़कें बनने लगी। ये है थोकदार किसी की नहीं सुनता। हरीश सुमन बिष्ट का नाम भी मुझे यहाँ पे लेना चाहिए। हरीश सुमन बिष्ट ने पहाड़ी परिवेश पर बहुत सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारी कहानियाँ लिखी और उन्होंने कहा है कि पहाड़ उनसे बिल्कुल नहीं छूट पाता है। रमा प्रसाद घंडियाल का आपने नाम सुना होगा, उनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसका भी एक हिस्सा देखिए। उधर नदी की घाटी में हलचल थी, मोटर मार्ग का निर्माण हो रहा था। नीचे नदी तट में पहाड़ी के शिखर पर इंजीनियर और ओवरसियर उस घुमाव वाले रास्ते पर निशान डालकर एक ढांचा बना चुके थे। नदी के किनारे मैदान पर तंबू गड़े थे और वहाँ तार के बाड़ों में ढेरों सामान सवार हुआ था। पहाड़ों की चौरस भूमि पर कहीं कहीं मजदूरों ने अपनी झोपड़ी बना ली थी और पहाड़ टूट रहा था। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग पहाड़ी लोग हैं। ये जो पहाड़ में नव निर्माण हो रहा है, पहाड़ में जो सड़कें बन रही हैं, पहाड़ में जो खनन हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इनको चिन्हित किया जाना बहुत ज़रूरी है। साहित्यकार का दायित्व तो अब मुझे लगता है अनिल, अब इतना भर नहीं रह गया है कि हम एक अच्छी कहानी लिखें।
हमारा दायित्व तो ये भी हो गया है उन लोगों को चिन्हित करें जिनको कि जो ये सब कर रहे हैं। गांव से नहीं पूछा जा रहा है कि हमारे गांव में, मैं अपने गांव की बात करती हूँ, 6 करोड़ की एक बिल्डिंग बनके तैयार हुई है और उसमें 18 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक टीचर है। ये जो दृश्य है, इस दृश्य पर लिखना बहुत ज़रूरी है, इस दृश्य का चित्र आना बहुत ज़रूरी है कि करोड़ों करोड़ों रुपयों से पहाड़ पे स्कूल बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रहे हैं, गांव में एक मंदिर बनाया जा रहा है। एक नया फैशन आ गया है कि हर गांव में एक मंदिर बनाया जा रहा है। बम्बई से और दिल्ली से लोग जाते हैं, वहाँ पर एक पूजा करते हैं। कोई पेड़ नहीं लगाता है, कोई किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा नहीं देता है, परंतु वहाँ पर सत्यनारायण की कथा हो रही है। ये जो पहाड़ी परिवेश बदल रहा है, पहाड़ में जो पिकनिक मनाई जा रही है, पहाड़ में सारे लोग जो मैदान में हैं वो आकर के पहाड़ में सैर सपाटा कर रहे हैं, इसके बारे में चिन्हित किया जाना बहुत ज़रूरी है और देखा जाना चाहिए कि वो कौन लोग हैं और कौन इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। चाहे कितनी भी चिंताएं हों, लेकिन मुझे लगता है कि हमें विदा होना चाहिए उम्मीदों, आशाओं और उन संभावनाओं के साथ जो हमेशा पहाड़ में रही और आगे भी बनी रहेंगी। मैं अपनी बात को ऐसे नहीं ख़त्म करूँगी, पहले मैं जगूड़ी जी को ज़रूर पढ़ूँगी, क्योंकि जगूड़ी जी सुमित्रा नंदन पंत की तरह हमारे पहाड़ का एक आईना है आज के समय में। जैसे कि मैं कह रही हूँ अशोक पांडे, लप्पू जन्ना के बाद पहाड़ का आईना है, वैसे ये भी है। तो उनकी कविता पढ़ती हूँ। और उसके बाद नागार्जुन बहुत लंबे समय तक पहाड़ में रहे। सब लोग जानते हैं कि वो ऋषिकेश में, लैंसडाउन में, श्रीनगर में, नयन नगर में रहे। तो उसकी कविता से हमें समाप्त करेंगे। पहले जगूड़ी। पत्थरों के खुले हुए जबड़े देखकर, फिर देखिए जो कहानी में सुभाष पंत बटोही बोल रहे हैं वही बात जगूड़ी जी कविता में बोल रहे हैं। पत्थरों के खुले हुए जबड़े देखकर पहाड़ पर उगे हुए पेड़ अर्रा कर अभी गिरेंगे और उनमें छिपे हुए दुश्मन मुझे टुकड़ा टुकड़ा करके आकाश के जबड़े में दिशाओं के कठोर स्तरों को पूछ डालेंगे। मेरा गर्म और गाढ़ा खून छोटी हरियाली को लांघता हुआ किसी पेड़ की जड़ के सहारे भीतर उतर जाएगा वर्ष के एक हिस्से में, जहाँ सारी प्रकृति पुरुष और स्मृति के रक्त रंजित मेरा मरणोत्सव मनाती रहेगी। बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की अमर कविता है, अमर कविता है। इतना सुंदर बादल को पहाड़ पर आते हुए शायद ही किसी ने चित्रित किया हो। अमर धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस के उमस आकुल तिक्त मधुर बसंत को खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। धन्यवाद।